Rohit, please start. ठीक है, thank you, sir. Good morning, learners. Today we are going to study BES 123. It is Learning and Teaching, one of the courses of your B.Ed. I am going to present my PPT. Is it visible? क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? Yes, sir. Thank you. So this is your third subject, BES 123. It is Learning and Teaching. ये जो पूरा कोर्स है ये सारा लर्निंग एंड टीचिंग के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे बताया गया है इसमें. बिकॉज वी ऑल नो टीचिंग एंड लर्निंग, और वी कैन से लर्निंग एंड टीचिंग बोथ आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड. द मेन motive of teaching is only effective learning. Teaching is successful only if there is effective learning. But ये सारा कुछ टीचर पे नहीं डिपेंड करता. इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे टीचिंग के बारे. आज हम अंडरस्टैंडिंग टीचिंग पढ़ाने जा रहे हैं आपको. अंडरस्टैंडिंग टीचिंग इज वन ऑफ द टॉपिक्स. सो इन दिस, teaching is a process of imparting knowledge or skill, give instruction or lessons, instill and inspire with. So basically हम लोग टीचिंग को फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल हर तरह से पढ़ चुके होंगे या जानते होंगे. टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब कोई वी कैन से मोर मैच्योर पर्सन किसी कम मैच्योर को, या जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज इंपार्ट करता है. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंपार्टिंग नॉलेज ओनली, और नॉट ओनली नॉलेज, सॉरी, स्किल्स ऑल्सो. और गिव इंस्ट्रक्शन, हम टीचिंग इंस्ट्रक्शन को सिनोनिमसली यूज करते हैं. दो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, बट इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है टीचिंग को. और लेसन्स, इंस्टिल एंड इंस्पायर विद. सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंपार्टिंग नॉलेज और स्किल्स. So teaching is an activity that facilitates learning. Very simple definition and very clear also. The main motive of teaching is, मैंने शुरू में कहा था, effective learning. So it's an activity that facilitates learning. Then further is nature of teaching. हम सब इसको पढ़े होंगे. Kids and art, science, art और साइंस और बोथ, इस तरह हम पढ़ते थे पहले इसको. आज इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचिंग इज एन आर्ट. यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. टीचिंग, अगर मैं अपनी तरफ बात करूं तो मैं आर्ट ही ज्यादा मानता हूं. ये अपने अपनी सबकी फिलॉसफी है. मैं 90% टीचिंग को आर्ट मानता हूं, साइंस 10% मानता हूं. पर टीचिंग इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. हाउ टीचिंग आर्ट क्यों कहलाई जाती है? कोई भी चीज जब हम आर्ट बोलते हैं उसको, किसी भी एक्टिविटी को, तो वहां स्किलफुल स्किल्स की बात आ जाती है. मैं इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा. आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि बहुत सारे टीचर्स आपकी जिंदगी में आए होंगे, पर सभी टीचर से पढ़कर आपको उतना अच्छा नहीं लगता. किसी किसी टीचर से पढ़कर बहुत अच्छा लगता है. वो बहुत कम टीचर्स होते हैं. और अगर मैं कहूं कि जिन्होंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, क्या वो बहुत नॉलेजेबल थे? क्या जिन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया वो कम नॉलेजेबल थे? तो ऐसा कहना गलत होगा. मैं अपने एग्जांपल देता हूं. जब मैं 9th या 10th क्लास, 2 क्लासेस जब मैंने की स्कूल में, तो हमारे टीचर्स थे साइंस, इंग्लिश, सभी के. तो साइंस वाले टीचर से पढ़ के हमें बहुत मजा आता था. हम कभी उनका लेसन मिस नहीं करते थे. और इंग्लिश वाले टीचर से पढ़कर हमें बहुत, मतलब बिल्कुल बोरिंग था. जबकि वो इंग्लिश के टीचर नेशनल अवार्डी थे. उनको नेशनल अवार्ड्स एक नहीं, पता नहीं कितने मिल चुके थे. तो ये नहीं कि उनको नॉलेज नहीं थी, बहुत बड़े पेपर भी सेट किया करते थे.
नेशनल लेवल के। बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत बुक्स भी लिखी उन्होंने, पर बात नॉलेज की नहीं होती है, यहाँ आर्ट की बात हो रही है, मेन स्किल की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। टीचिंग एक आर्ट है। ये मैं आपको इस एग्जांपल से कैसे समझाना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदा भी कई बार बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पाता, और कम नॉलेज वाला बंदा भी बहुत अच्छा पढ़ा जाता है। जब मैं टीचर्स की बात करूं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम जब स्कूल्स में थे तो हमारी क्लास का टॉपर हुआ करता था एक, और हम उसे कहते थे ये समझा दे। उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो अक्सर हमें कहता था मुझे आता तो है पर मुझे समझाना नहीं आता। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, उसको आता था क्योंकि वो 95 99% मार्क्स लेता था, पर उसको समझाना ही नहीं आता था। तो यहां से भी बात प्रूफ होती है, इट्स एन आर्ट। टीचिंग एक आर्ट ही है। आप कैसे अपनी बात को रखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, कितना आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा यूज करते हो, कितना आप दूसरे के लेवल पे जाकर उसे पढ़ाने की कोशिश करते हो, आप कितनी जल्दी दूसरों का लेवल जान जाते हो, आप कैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से उनका इंटरेस्ट जान जाते हो, कौन से मेथड से पढ़ाना है, ये आप कैसे फ्रिक्वेंटली चेंज करते हो। इट्स एन आर्ट। सारा कुछ आर्ट ही तो हुआ, ये और क्या हुआ। नॉलेज सिस्टमेटिक वे में देना तो वो साइंस हुआ। अब मैं साइंस पे आता हूं, एज अ साइंस टीचिंग साइंस भी है, मैं कम मानता हूं पर है। क्योंकि साइंस क्या होती है, जब हम कोई सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में किसी चीज को डिलीवर करते हैं। अब मैं सिर्फ टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं यहाँ पर, तो वो साइंस है। हाँ है बिल्कुल, हम हैप्पीजर्डली तो नहीं ना पढ़ा सकते, कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना हर चीज में। पहले हम जैसे पढ़ते हैं मैगजीम्स की, नोन टू अननोन जाएं जी, पहले बच्चों को जो पता है पहले वो पढ़ाएं, फिर आगे चलें, जो नहीं पता वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इट्स अ साइंस, सिस्टमेटिक वे चल रहा है। एंड लास्ट इज एज अ मॉरली लेडन एक्टिविटी। ये इग्नू के नोट्स पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, ये मुझे यही दिखा सिर्फ इनके नोट्स में, कि एज अ मॉरली लेडन एक्टिविटी। उन्होंने नेचर में कहा है कि ये अ, ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी मॉरल वैल्यूज की डेवलपमेंट की बात भी आती है, एंड इट इज 100% ट्रू। आप कभी सोचिए स्कूल्स के, अब हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे या आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टीचर का सिर्फ काम पढ़ाना नहीं है। टीचिंग जो है या टीचर जो है वो मॉरल वैल्यूज डेवलप करने में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। हम विलिंगली, हम मतलब टीचर्स विलिंगली और अनविलिंगली हमेशा ऐसा चाहते हैं कि बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट हो। जैसे हम, कोई चोरी करता है तो उसको कैसे समझाते हैं, या हम रिस्पेक्ट करना कैसे सिखाते हैं, अप्रिशिएट करना कैसे सिखाते हैं। और अगर आपकी क्लास में बच्चा, आप बच्चों को मॉरल स्टोरीज सुनाते हैं, मैं मानता हूँ सभी टीचर्स शायद नहीं भी करते होंगे, पर ये टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसके स्कोप में, उसके नेचर में आता है कि इट्स मॉरली लेडन एक्टिविटी। एक टीचर को मॉरल वैल्यूज साथ साथ डेवलप करके चलना होता है, रिस्पेक्ट करना सिखाना होता है। हम कैसे बच्चों को सिखाते हैं कि टीचर की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। फाइन। सो नेचर में हमने ये तीन चीजें पढ़ी, इट्स एन आर्ट, इट्स अ साइंस, इट्स एज अ morally laden activity. Now, further in the topic, there are teaching styles. ये आपने शायद पहले ना पढ़ा हो कभी। There are three basic teaching styles. Number one, directing. Second, discussing. Third, delegating. एक एक करके इसे समझते हैं। Directing style. This style is basically based on instructional based teaching. The teacher guides the learners through whole teaching learning process going on in the classroom. Usually methodologies used during teachings are lecture come demonstration, audio video presentation, reading, writing, etc. So basically it is almost a traditional type of teaching. आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो देखिए, ये जो अभी हमने आपको डायरेक्टिंग स्टाइल पढ़ाया, ये बहुत पुराना स्टाइल है, शुरू से जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग। जब टीचर एक डायरेक्टर का रोल अदा करता है, वो डायरेक्शंस देता है, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर डोमिनेटिंग होता है। इसमें टीचर बच्चों को बहुत ज्यादा स्कोप नहीं देता है, हाँ, बहुत ज्यादा चांस नहीं देता है
अपना इंटरेक्शन का या अपनी बात रखने का। तो दिस स्टाइल इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शनल बेस्ड टीचिंग। इंस्ट्रक्शन मैंने आपको कहा था टीचिंग से सिनोनिमसली यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल बेस्ड टीचिंग, बस जहाँ डायरेक्शंस है, बुक खोल लो, ऐसा कर लो, ये वाले सम कर लो, हाँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ सुन लो, नोट्स लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ नोट कर लो, these things. The teacher guides the learners through whole teaching learning process going on in the classroom. सिंपल, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है। यूजुअली मेथोडोलॉजीज कौन सी यूज की जाती है? लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर का डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन। हाँ, ऑडियो वीडियो भी इसी में आता है। टीचर को कि उन एड्स के थ्रू पढ़ा रहा है। रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग मेथड कितना पुराना चला आ रहा है। राइटिंग टीचर बोर्ड पे लिखता है, बच्चे कॉपी करते हैं, ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल टाइप। तो बट दिस इज वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के 3 स्टाइल्स में से ये भी एक स्टाइल है। और मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं, 80% से ज्यादा टीचर्स ये यूज करते हैं आज के टाइम पे भी। डायरेक्टिंग स्टाइल। नंबर 2, डिस्कसिंग स्टाइल। In this style, the learners get a bit more freedom of speech and open environment to discuss their point or question. अब देखिए, अब हम इसको अगर डिस्कशन मेथड कहे समझाएं तो बात कोई गलत नहीं होगी। डिस्कसिंग स्टाइल, जहां टीचर खुद भी बोलता है पर बच्चों को भी बोलने का पूरा बराबर मौका देता है। वो सब कुछ पका पकाया खुद अपनी तरफ से स्पून फीडिंग करना पसंद नहीं करता है, रादर वो बच्चों से ही उगलवाता है, बच्चों के आइडियाज उगलवाता है, उनसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके, डिस्कशन कर करके, या उनके आपस में डिस्कशन करवाकर उनको बहुत एक्टिव रखने की कोशिश करता है थ्रू आउट द लेक्चर। कितने टीचर्स ऐसा करते हैं? कम करते हैं ना। दो भी हम वी नो, हम अच्छे से जानते हैं मेथड बहुत अच्छा है, पर फिर कुछ ऐसा भी है कि इस मेथड से अगर हम पढ़ाएं, इस स्टाइल से यानी कि हम पढ़ाएं, तो शोर भी होता है, इनडिसिप्लिन भी होता है, सिलेबस पूरा हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, टाइम लगता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग तो है और बहुत मेहनत भी मांगता है। कितना मुश्किल है टीचर को ध्यान रख पाना, कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा, कहीं वो टॉपिक से भटक के कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे। डिस्कसिंग स्टाइल इज ऑलवेज डेंजरस ऑल्सो। तो टीचर बहुत ट्रेंड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, हमें थोड़ी थोड़ी कोशिश करती रहनी चाहिए कि चलो हम लेक्चर्स भी पढ़ा रहे हैं, 40 मिनट 50 मिनट का एक लेक्चर है, तो उसमें हम 10 मिनट का स्कोप डिस्कशन पे छोड़ दें। डिस्कसिंग स्टाइल बदल लें हम अपना, बीच में डिस्कशन शुरू कर दें, तो उससे क्या होता है, बच्चे थोड़े एक्टिव भी रहते हैं। ये स्टाइल बहुत अच्छा है एक्चुअली, मैं इसके बहुत हक में हूँ इसलिए इसके ऊपर इतना बोल रहा हूँ कि बच्चे बहुत एक्टिव भी रहते हैं, उनको निग्लेक्टेड फील नहीं होता, वो अपने ही मन ही मन कहीं खो नहीं जाते, वरना फिजिकली प्रेजेंट होते हैं बच्चे, मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होते क्लास में। पहले वाले स्टाइल में मैंने ऐसा पाया, अक्सर कम बच्चे होते हैं जिनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेशन होती है, इंटरनल मोटिवेशन उनकी स्ट्रांग होती है, वही बच्चे सब ध्यान देते हैं पहले वाले में। इसमें तो सबको ध्यान देना ही पड़ता है। फिर से शुरू करते हैं। इन दिस स्टाइल द लर्नर्स गेट अ बिट मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपन एनवायरनमेंट टू डिस्कस देयर पॉइंट। ठीक है, उनको थोड़ा आजादी है बात करने का, और थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट है। मैंने पहले वाले में कहा था टीचर थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, इसमें ऐसा नहीं है। वी कैन से 50-50। द टीचर लर्नर इंटरेक्शन इज क्वाइट ऑब्वियस इन द स्टाइल, और टीचर टॉट की इंटरेक्शन भी अच्छी होती है इसमें। देखिए, ये स्टाइल बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि टीचर और टॉट के बीच में अच्छा रिलेशनशिप भी बनता है, यानी कि रेपो, जिसको हम रेपो बोलते हैं, वो भी बिल्ड होता है। पहले वाले में तो बच्चे डर के ही रहते हैं टीचर से। टीचर ने कहा समझ आ गया, हम भी बचपन में कह देते थे आ गया, आता उता था नहीं, पर हम कहते थे आ गया, कि बस अब ये इसको आ गया बोलेंगे तो ठीक रहेगा, तो आगे पढ़ा देगा या पढ़ा देगी। आगे इस स्टाइल में ऐसा नहीं है। इस स्टाइल में उनके बीच में अच्छी रेपो बनती है, वो डर इतना नहीं होता है, एक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे की। हियर द टीचर एक्ट्स लाइक अ फैसिलिटेटर, वेरी गुड वर्ड। टीचर से हटकर अब वो फैसिलिटेटर बन जाता है, जो फैसिलिटेट करता है, हु गिव्स इमेंस अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली, जो बहुत ज्यादा मौके देता है बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, देखिए यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बच्चे अक्सर टीचर जो कहता है उसको ब्लाइंडली मान लेते हैं, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते। तो इस मेथड में इनकी वो स्किल भी डेवलप होती है कि हम क्रिटिकली सोच रहे हैं, हम खुद भी डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कह रहे हैं, तो हम एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस।
and discussion. So learners creativity and thought process is activated. बहुत अच्छी लाइन है ये. लर्नर्स का, स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी एक्टिवेट होता है, डेवलप होता है, और थॉट प्रोसेस डेवलप होता है. क्योंकि थॉट प्रोसेस हम सब में होता है, पर वो डेवलप नहीं हो पाता अगर हम उसे मौका ही ना दें. और इस स्टाइल में, डिस्कसिंग स्टाइल में, बच्चों को खूब मौका मिलता है अपना क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करने का, डेवलप करने का. एंड दे बिकम मोर ओपिनियनेटेड. ठीक है, उनको ओपिनियन देने का एक आदत पड़ जाता है. हम एक इसको इंक्विजिटिवनेस से भी जोड़ें तब भी गलत नहीं है. बच्चे इंक्विजिटिव हो जाते हैं, बच्चे क्वेश्चनिंग करना समझ जाते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं डिस्कसिंग स्टाइल में. पहले वाले में कुछ नहीं ऐसा होता. वहां रेयरली है जो बच्चा खुद मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, 50 में से मुश्किल से 5 ये रेशियो रहती है पहले स्टाइल में, वही सिर्फ पूछते हैं. बाकी 45 यस मैम, यस सर. इसमें तो 50 में से 30+ की मैं गारंटी लेता हूँ. 100% देखिए कभी भी नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं. 30+, ये कम से कम बता रहा हूँ, कि बच्चे ओपिनियनेटेड बन जाते हैं, मोर इंक्विजिटिवनेस उनमें डेवलप हो जाती है, क्वेश्चनिंग स्किल आ जाती है उनमें. नेक्स्ट स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल. In this style, the learners are interested upon with their assignments. तो डेलीगेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट को या किसी को भी. सो ये उसी से जुड़ा हुआ कुछ स्टाइल है जिसमें टीचर डेलीगेट कर देता है थ्रू असाइनमेंट्स. वी कैन से द लर्नर्स डू देयर एलोकेटेड असाइनमेंट्स इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टीचर गिव्स देम द अथॉरिटी टू डिसाइड. इसमें वर्ड है अथॉरिटी. डेलीगेशन में होता ही यही है कि हम दूसरों को अथॉरिटी पास कर देते हैं. सो ये वही स्टाइल है टीचिंग का जिसमें टीचर, देखो पहले वाले स्टाइल में टीचर डोमिनेटिंग था, स्टूडेंट बहुत कम चांस है उसको बोलने का. पहले वाले स्टाइल में, दैट इज फर्स्ट वाला, इसमें लेक्चर होता है, ठीक है. और दूसरे वाले स्टाइल में जो डिस्कसिंग था, उसमें हम कह सकते हैं 50-50. तीसरा स्टाइल आ गया, अब टीचर का रोल बहुत कम हो गया, यहाँ स्टूडेंट का और ज्यादा हो गया. आप कह लीजिए 70-30 या 80-20, वो भी सही रहेगा. तीनों स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. इसमें टीचर अथॉरिटी दे देता है स्टूडेंट्स को टू डिसाइड हाउ टू वर्क, विच विल एंश्योर सक्सेस इन परफॉर्मिंग देयर टास्क. क्या कैसे करना है, असाइनमेंट दी और कहा अब आप खुद करिए. जैसे हम प्रोजेक्ट दे देते हैं, आप ऐसा मान के चलिए. असाइनमेंट ये नहीं कि रिटर्न असाइनमेंट की बात हो रही है, कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है. सो आपने प्रोजेक्ट वर्क दिया और बच्चे अपने आप, उनको आपने कुछ नहीं गाइड करना, आप अपने आप करें. इंडिविजुअली कराएं या ग्रुप्स में भी करवा लें, कोई इतना इतना यहाँ जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली कराना है. इंडिपेंडेंटली करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ग्रुप्स में भी करने से बड़ी सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है. पर टीचर ने अपना रोल डेलीगेट कर दिया. उसने कहा मैं बाद में इवेलुएट करूंगा, आप करें जैसे करना है, आपको पूरी आजादी दी. तो इससे उनका टास्क और भी बेटर होता है. बहुत इसमें सबसे बड़ी जो स्किल डेवलप होती है वो है एक्सप्लोरेशन. यू कैन नोट, एक्सप्लोरेटरी नेचर डेवलप होता है बच्चों का. बच्चे एक्सप्लोर करते हैं खुद, चाहे वो इंटरनेट से करें, चाहे वो बुक किताबों में से करें, आसपास से बात करके करें, पेरेंट्स से बात करके करें. एक्सप्लोरेशन स्किल बड़ी शानदार स्किल है जो बच्चों में होनी जरूरी है आजकल. सो स्पून फीडिंग पहले वाले मेथड में, टोटली स्पून फीडिंग, पका पकाया डिक्टेट कर दो लेक्चर में, बच्चे नोट कर ले या नोट्स दे दो. दूसरा वाला उससे बेटर, तीसरा वाला सबसे बेटर. आजकल तो इसी का जमाना चल रहा है, ठीक है. अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, एनी डाउट, और यू वांट टू डिस्कस समथिंग, एनीबॉडी? नो? No, ओके, sir. ओके. सो फर्दर इज टीचिंग मॉडल्स. देखिए इस टॉपिक में 5-7 टॉपिक हैं, बड़े डिफरेंट डिफरेंट, तो मैंने इसलिए इसको पकड़ा, शायद ये चीजें आपने पहले नहीं सुनी होंगी. टीचिंग मॉडल्स. अब टीचिंग मॉडल्स क्या हैं? पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, ये मॉडल वो नहीं है जो आप सोचते हैं थर्मोकॉल से बनाया या गत्ते से बनाया, हम मॉडल से बच्चों को पढ़ाते हैं, ये वो मॉडल नहीं है. पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ इसको. टीचिंग मॉडल्स
बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ये बेसिकली स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं, या टीचिंग मेथड कह लो, और भी रॉ भाषा में तो गलत नहीं होगा। ये टीचिंग मेथड है जो बहुत एक ऐसे इंसान बनाता है जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सेल किया होता है। सपोज किसी को 30 और 35 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं, इसको शुरू करने से पहले। मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, 30-35 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत रिटायर हो गया या होने वाला हूँ। अब मुझे लगता है कि इतने साल पढ़ा के मैंने ये चीज नोट की है कि अगर मैथमेटिक्स को पढ़ाना है तो ये स्टाइल सबसे अच्छा है। फिर मैंने उसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग लिखी कि मैं अगर ज्योमेट्री पढ़ानी है तो ऐसे पढ़ानी चाहिए, अलजेब्रा पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग है ना, मैथमेटिक्स में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो मैंने सबको पढ़ाने का अलग अलग स्टाइल बता दिया कि भाई ये स्टेप फॉलो करो। अगर आपने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ानी है, मुझे 25-30 साल हो गए पढ़ाते, मैंने ये चीज अब समझी जाकर। तो उसका नाम दे दिया मैंने एक, कि मान लो XYZ मॉडल ऑफ टीचिंग फॉर मैथमेटिक्स, वो मॉडल होगा। ऐसे ही बहुत शानदार एक मॉडल, अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें, वेन हेले मॉडल ज्योमेट्री टीचिंग के लिए बना है। वेन हेले अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल इकोनॉमिक्स की टीचिंग के लिए बना है, बड़ा शानदार मॉडल। और आपके सिलेबस में जो मॉडल्स हैं वो तीन हैं: कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बाय ब्रूनर्स, एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बाय सचमैन, एंड वन मोर मॉडल इज देयर, मेरे माइंड से भी स्किप हो गया। तो ये तीन तीन मॉडल्स आपके सिलेबस में है। तो अब आप ये सचमैन भी किसी इंसान का नाम है, उसने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बनाया है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट बहुत अच्छा मॉडल बनाया एक ब्रूनर्स ने। तो ये अलग अलग इंसानों ने अलग अलग मॉडल बनाए, यानी कि ये वे ऑफ टीचिंग तैयार किया उन्होंने। और वो बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी थे बीच में से कई। अब हम शुरू करते हैं टीचिंग मॉडल्स। पॉल डी एगन हैज राइटली स्टेटेड दैट मॉडल्स आर प्रेस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन्ड टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन गोल्स। बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने कि मॉडल्स तो प्रेस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज है। प्रेस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, देखिए, प्रेस्क्राइब की है किसी ने। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है ना आपको मेडिसिन, तो डॉक्टर कितना एक्सपर्ट होता है, ऐसे ही जिन्होंने मॉडल बनाया वो हाईली एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने प्रेस्क्राइब किया आपको वो टीचिंग स्ट्रेटजी, और वो स्पेशली डिजाइंड है टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन गोल्स। हर मॉडल का अपना अपना कोई गोल होता है। ये पक्की बात आपको समझ आ गई। वेन हेले ने मैथमेटिक्स का बनाया सिर्फ ज्योमेट्री को नॉलेज अचीव करने के लिए, और वेनस ट्रेनिंग मॉडल सच में विलियम शूट्स ने बनाया सिर्फ इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के लिए। और इकोनॉमिक्स में भी उसने कहा करंट चीजों को अगर पढ़ाना है तो, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हर देश में चल रही होती हैं। तो अब आप देखिए, हर एक मॉडल का अपना एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल गोल है, उसको अकम्प्लिश करना है अगर बहुत अच्छे से, तो उस मॉडल को फॉलो करें। ये इस तरह समझाया गया है। अ टीचिंग मॉडल हेल्प्स अ टीचर टू रीच आउट टू ऑल द लर्नर्स इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली। ये बिल्कुल सही बात है। टू ऑल द लर्नर्स इन्होंने कहा, और बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने आपको कहा डिस्कसिंग मेथड या डिस्कसिंग स्टाइल में, मैंने कहा था कि हो सकता है 50 में से 30 या 35 बच्चे बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर पाए। पर जब हम मॉडल ऑफ टीचिंग से पढ़ाते हैं तो जो रीच होता है ना उसका, उस टीचिंग से पढ़ाने का, वो 100% होता है। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। कई मॉडल से मैंने पढ़ा के एक्सपेरिमेंट खुद किया है, मैं अपनी पर्सनल उससे बता रहा हूँ कि रीच उसका 100% होता है। बहुत बहुत ऐसे बच्चे जो कभी बोलते ही नहीं थे, वो भी फिर आगे आना शुरू हो गए थे कि अब हम ग्रुप लीडर बनेंगे। मतलब इतनी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज होती है मॉडल्स में कि हर तरह के बच्चे के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी है जो उसको अच्छी लगेगी। ये है मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स। अब आप टीचिंग मॉडल्स पढ़िएगा अपने सिलेबस में खोल के, जो मैंने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट और सच मैंने बताए हैं। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, पहले पढ़िएगा उसको जरूर। सो एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। अब जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते हैं उनके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ये 6 एलिमेंट्स हर मॉडल में होते हैं। आप ऐसा कह लीजिए कि हर मॉडल में ये 6 चीजें पाई जाती हैं जिससे उस मॉडल की पूरी एक्सप्लेनेशन होती है। नंबर 1, फोकस। फोकस का मतलब होता है एम या गोल, पर्पस। तो मॉडल, हर मॉडल का अपना एक फोकस होता है।
मैंने बता दिया आपको। वेन हेले का ज्योमेट्री की ट्रेनिंग देना है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का ये है कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्म कैसे करवाना है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का फोकस है हाउ टू फॉर्म द कॉन्सेप्ट, बच्चे कॉन्सेप्ट फॉर्म करें खुद। वो सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करता है। ऐसे हर मॉडल का अपना एक गोल होता है। देन सिंटैक्स, ये सबसे बड़ा स्टेप होता है मॉडल्स का। इसमें सिंटैक्स का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ द मॉडल, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ द मॉडल। तो ये सबसे बड़ा स्टेप इसलिए होता है क्योंकि टोटल उस मॉडल से पढ़ाना कैसे है, सिंटैक्स में पाया जाता है। अगर किसी मॉडल को देखना हो जल्दी कि पढ़ाना कैसे है, तो आपको सारे स्टेप्स सिंटैक्स के अंदर मिलते हैं। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ये एक ऐसा स्टेप है जो टीचर का रिएक्शन कैसे होना चाहिए बच्चों के प्रति वो बताता है। टीचर का रिएक्शन, सिर्फ टीचर के रिएक्शन की बात होती है इसमें, कि हाउ अ टीचर शुड रिएक्ट अपॉन द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स, अपॉन द आंसर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कैसे उसको रिएक्ट करना है। एग्जाम्पल, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि टीचर को ज्यादा बोलना ही नहीं है। कुछ मॉडल है ऐसे, वो कहते हैं टीचर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगा बच्चों को, जितने भी बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे या हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, इलेबोरेट नहीं करेगा। और किसी मॉडल में कहते हैं कि टीचर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। किसी में कहते हैं टीचर बच्चों के साथ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उनका कंपेनियन बन के। तो हर मॉडल ने अपने हिसाब से रिएक्शन सेट की है, जैसा जैसा उनको लगा। देन सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम यानी कि जो वहाँ आप जिस क्लासरूम में उस मॉडल को लगाना चाहते हैं, उसका सोशल सेटअप कैसा होना चाहिए, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। सोशल एनवायरनमेंट, आप कितना कैसे बच्चों के साथ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मॉडल्स को पढ़ाना, मॉडल से पढ़ाना मुश्किल नहीं होता, पर मॉडल से पढ़ाने के लिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना सच में बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ज्यादातर एक्टिविटीज होती हैं उसमें, और काफी एक्टिविटीज के लिए अलग अलग सीटिंग प्लान होता है, अलग अलग। कभी कोई बोलते हैं प्लेग्राउंड में करना है, कभी क्लासरूम में करना है, सर्कुलर बैठ के करना है, और फिर कितना का आप डोमिनेटिंग रहने चाहिए, आपको कितना उनको स्कोप देना है बोलने का। हाँ, इस तरह से। तो सोशल सिस्टम बड़ा पर्टिकुलर रहता है। देन सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम इज वेरी सिंपल स्टेप। इट सेज आपको अपने मॉडल से पढ़ाने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की सपोर्ट चाहिए। हो सकता है सिंपल वो पीपीटी हो, एलसीडी प्रोजेक्टर हो, नहीं सर तो कोई आपकी आवाज असाइनमेंट क्लियर हो। नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है। अंकित आप अपना नेट, सर आपका नेट चेक आ रही है। आपके पास। ओके, आपके एंड से कोई थोड़ा सा कनेक्शन लूज होगा, हो जाएगा ठीक। तो देखिए, सपोर्ट सिस्टम मैं आपको समझा रहा था। इसमें होता है कि सपोर्ट डिवाइसेस, वो नॉट ओनली डिवाइसेस, रादर आपके कोई हैंडआउट्स। जब हम मॉडल से पढ़ाते हैं, हैंडआउट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हैंडआउट्स क्या होता है कि एक पेज पे आपने टास्क लिख देना है, ठीक है, वो सब बच्चों को बांट देना है। ये बड़े मजेदार गेम्स होती हैं कि ये आपका काम है, नहीं तो उस पे एक आउटलाइन दे दी कि ये चीजें हैं, या फिर कुछ नहीं तो सिंपल आपने सोर्सेज दे दिए कि ये सोर्सेज हैं, ये किताब, ये वेबसाइट, कोई असाइनमेंट टाइप बना के दे दी। मतलब वो एकेडमिक नहीं होता ज्यादा कि आप सम्स बना के दे दो, कुछ पहेली टाइप बनाकर, कुछ ऐसा। जैसे आजकल पीसा के सवाल आ रहे हैं, अगर आप लोग टीचर्स पीसा से जुड़े हैं तो आपको जरूर पता होगा, वो एक्सीलेंट हैंडआउट्स होते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसा वर्कशीट, कुछ प्रिपेयर्ड शीट एक्टिविटीज बना दो। दैट आर सपोर्ट सिस्टम, कि आपको क्या चाहिए उस मॉडल में, ठीक है। सो लास्ट इज एप्लीकेशन। हर मॉडल का एप्लीकेशन होता है कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। जैसे कौन सी क्लास पे अप्लाई हो सकता है, कौन से सब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, किस उम्र के बच्चों पे अप्लाई हो सकता है, किस तरह के स्कूल में अप्लाई हो सकता है, जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और कोएड। कुछ मॉडल्स इतने स्पेसिफिक भी हैं कि कोएड है तो इस तरह की एक्टिविटीज, ओनली गर्ल्स है तो ये वाली, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मिलेंगी इन मॉडल्स में। सो एप्लीकेशन में भी बहुत वाइड वैरायटी मिलेगी। So this is a very brief introduction about models of teaching. Further, there is phases of teaching. Now, phases of teaching. अभी आज हम आपको
और ये टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग एंगल से डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब टीचिंग के फेजेस आ गए हैं। देयर आर 3 फेजेस। फर्स्ट इज प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, देन पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, 3 फेजेस होते हैं जी टीचिंग के। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, टीचिंग शुरू करने से पहले वाला फेज प्री एक्टिव, उसमें टीचर क्या करेगा, उसमें टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कि मुझे आज कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। सपोज मैंने आज ये लेसन जब तैयार किया तो प्री एक्टिव फेज था, जब मैं कल तैयार कर रहा था, पीपीटी बना रहा था, प्री एक्टिव फेज है। सोच रहा था कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपको नॉलेज इंपार्ट करनी है, हाँ? तो यानी कि किस तरह से हम, और अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और भी वाइड होते हैं, बिहेवियरल टर्म्स में भी होते हैं कि हमने उनके बिहेवियर में कौन सा मॉडिफिकेशन लेकर आना है थ्रू दिस टीचिंग। दैट इज प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव में सारी प्लानिंग पार्ट आ जाता है। अगर क्लास में पढ़ाना है तो, और मॉडल से पढ़ाना है खासकर, तो सिटिंग भी पहले ही सोचनी पड़ेगी आपको। दैट इज टोटली प्री एक्टिव। कोई असाइनमेंट भी बनानी पड़ेगी, कोई होमवर्क सोचना पड़ेगा, कोई आप इलिस्ट्रेशन एग्जांपल सोच के जाएंगे। फिर इंटरएक्टिव आता है। इंटरएक्टिव सिंपल इंटरेक्शन वर्ड से बनाइए, तो मतलब ड्यूरिंग टीचिंग, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी टीचिंग को, उस दौरान का फेज आ गया। उसमें टीचर क्या करेगा, उसमें टीचर को बहुत अलर्ट रहना है। क्या देखना है, ये साइमल्टेनियसली देखना होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। 50 मिनट मैं बोल रहा हूँ क्लास में, तो 5वें मिनट से मुझे समझ आना शुरू हो जाएगा बच्चों के चेहरों से। इतना ट्रेंड तो होना चाहिए टीचर कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं। दूसरा, क्या उनका इंटरेस्ट बन पा रहा है कि नहीं। देखो, समझ आना भी दूसरी बात है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट बन पा रहा है कि नहीं, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चों के चेहरों से नजर आ जाता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको इमीडिएटली कोई एक्टिविटी, कोई स्टाइल बदल लेना चाहिए अपना, नहीं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इजंट इट? आप भी टीचर्स होंगे, क्लास में आपको ड्यूरिंग टीचिंग बहुत कुछ उसी वक्त सोचना पड़ता है। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना दीजिए अगर उनका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, कुछ अच्छी एग्जांपल दे दीजिए, उनसे एक्टिविटी करा लीजिए, और कुछ नहीं तो सवाल जवाब भी शुरू कर दीजिए। उनको थोड़ा सा फील होगा कि हम जुड़े हुए हैं लेसन के साथ, टीचर हम पे ध्यान दे रहे हैं। सो और कुछ नहीं तो मैं तो ये भी मानता हूँ, कुछ टीचर्स तो ये भी होते हैं जो सीधा बस सामने खड़े हो जाते हैं, डाइस पे या कुर्सी पे बैठ के पढ़ाते हैं। तो फिर तो बिल्कुल ही बेकार है, पीछे बच्चे क्रॉस कांटा गेम खेल रहे होते हैं, है ना, लास्ट सीटों पे बैठ के गेम्स खेल रहे होते हैं। तो और कुछ नहीं तो मूव भी कर लीजिए क्लास में। इंटरएक्टिव में बड़ा कुछ आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है क्या करना है, फिर कौन से मेथड से कौन सी एग्जांपल देनी है, और कितना पढ़ाना है, उनसे डिस्कशन करना है। तो मतलब इंटरएक्टिव फेज में आपको ये देखना होता है क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स काम कर रहे हैं, जो मैंने सोचा था वो हो पा रहा है, उतना उतना उनको समझ आ पा रहा है। तो सब बच्चे क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो कौन एक्टिवली, क्लास में अगर थोड़े ही बच्चे सिर्फ ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी चांस दो, उनको पिन पॉइंटेडली आप खड़ा करें, पूछें, प्रेज कर दें, क्लैप करा दें, ये सब कुछ इंटरेक्टिव फेज में। लास्ट इज पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव फेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। हम में से बहुत, इवन मी ऑल्सो, टाइम ही नहीं होता है कि पोस्ट एक्टिव आके सोचें। बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये क्या होता है, सब कुछ हो गया, आप पढ़ाकर आ गए, तो कहा जाता है कि कुछ टाइम दीजिए, सोचिए कैसा रहा लेक्चर। आपसे अच्छा इवेल्युएटर कोई नहीं हो सकता। टीचर खुद बहुत बड़ा इवेल्युएटर होता है अपनी टीचिंग को लेकर। उसे सब कुछ पता होता है आज कितना अच्छा मैं पढ़ा कर आया। एक सेटिस्फेक्शन उसको अंदर से बता रही होती है कि अच्छा पढ़ाया, कि टाइम पास कर कर आया हूँ। दिस इज पोस्ट एक्टिव फेज। अगर नहीं अच्छा पढ़ाया, मुझे लगा कि मेरा कंटेंट क्लैरिटी खुद का नहीं था किसी चीज पे जाके, या बच्चे ने जब सवाल पूछा तो मैंने उसको फटकार के बिठा तो दिया, पर वो सवाल वैलिड था, मुझे इस तरह से भी सोचना चाहिए था। मतलब पोस्ट एक्टिव फेज में बड़ा कुछ होता है, थिंकिंग प्रोसेस है, इवेल्युएशन है, अपनी सेल्फ इवेल्युएशन मैं तो कहूंगा। अपनी इवेल्युएशन है ये टीचिंग की, कि मेरी टीचिंग कैसी रही और मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट इज मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। देखिए, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब होता है, मैगजिम्स का मतलब होता है लाइक प्रिंसिपल्स वी कैन से, हालांकि थोड़ा सा फर्क होता है, पर प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं इसको। टीचिंग के सिद्धांत, मैगजिम्स।
अब बड़े सिंपल चीजें हैं ये, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहला कहता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप जब भी बच्चों को पढ़ाएं, सिंपल से शुरू करें और कॉम्प्लेक्स टीचिंग, कॉम्प्लेक्स लर्निंग्स पे ले जाएं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर उल्टा करेंगे तो वो वैसे वैसे ही पजल हो जाएंगे। साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ, आपने एक चीज वैसे ही देखी होगी, जब आप मैथ्स पढ़ते थे बचपन में, मैथमेटिक्स, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की एग्जांपल ले रहा हूं, बैक एक्सरसाइज जब हम करते थे, शुरू शुरू के सम्स हमेशा आसान होते थे, बिल्कुल सिंपल। पहले 4-5 सम तो हमसे हमेशा ही निकल जाते थे, छठे पे जाके हम फंसते थे। सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 12वां सबसे टफ होता था लास्ट। दिस इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वो बुक्स भी ऐसे ही बनाते हैं कि शुरू में थोड़ा इजी इजी, थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, करना शुरू हो, कॉन्फिडेंस आए। तो टीचिंग में भी कहा जाता है टीचर को भी ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, सबसे आसान आसान फैक्ट्स पहले पढ़ाने चाहिए, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी पे जाना चाहिए। देन नोन टू अननोन। नोन टू अननोन, आप जो आपके बच्चे जानते हैं उस कॉन्सेप्ट से शुरू करें और उन्हें अननोन की तरफ ले जाएं। कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब नोन से शुरू करते हैं तो इंटरेस्ट बन जाता है, समझ आना शुरू हो जाता है, और अननोन पे जाते जाते उनको पता ही नहीं चलता हमें कोई नए कॉन्सेप्ट पिक अप करा दिए गए। आपने देखा होगा जब हम मैथ्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो कितना कनेक्शन होता है पिछली क्लास से उससे। टीचर हमेशा से बोलते हैं आपने ये पिछली क्लासेस में पढ़ा था, हाँ, आपने वैलेंसेज और सब लास्ट ईयर पढ़ा होगा साइंस में। तो हम पहले नोन बताते हैं उनको, फिर अननोन की तरफ लेके जाते हैं कि आज हम क्या करेंगे, अब इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। ओके, नाउ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब इस पे मैंने डिस्कशन करनी है आपसे, बहुत बोल लिया मैंने, अब मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए 2 मिनट का। कंक्रीट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में समझाकर एग्जाम्पल आप सोचेंगे और मुझे कोई आप में से बताएगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जो चीज में दिख रही है, टेंजिबल है, टेंजिबल समझते हैं ना, विच वी कैन सी और टच, दैट इज कंक्रीट। वहां से शुरू करके एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना। एब्स्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, जो दिखती नहीं है, इनटेंजिबल। अब आप मुझे कोई एग्जांपल दीजिए, एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट, कोई भी एग्जांपल कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, बताइए। एनीवन? जो चीज बच्चों ने देखी है या दिख रही है, वहां से शुरू करा के एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना। आवाज आ रही है मेरी? रोहित जी, हाँ जी। ये स्थिति ऐसी होती है कि मौन अवस्था में चले जाते हैं। सर हाँ सर ये, मैं प्रयास करता हूँ बताने का सर। हाँ प्लीज 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 दुष्यंत, अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ सर सपोज करो हम साइंस में बच्चों को मेटेलिक मेटेलिक मटेरियल्स पढ़ा रहे हैं, यानी ठीक है। तो उसमें सपोज करो हमने बच्चों को बताया कि जो हार्ड होते हैं या जो अपना शेप चेंज करके वापस उसकी शेप में आ जाते हैं, ऐसे पदार्थों को, या जो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के गुड कंडक्टर हैं वो मेटेलिक मैटर्स होते हैं। तो यस। ये हमने बच्चों को बता दिया कि देखो बच्चों ये लोहे का है, तो ये हो गया, ये मेटेलिक हो गया। फिर हाँ हमने बच्चों को सोचने के लिए बोला कि चलो ये तो आपको दिख रहा है, क्लास में फैन दिख रहा है या हाँ आपका टेबल है, बेंच है जो दिख रहा है, तो और कौन कौन से हो सकते हैं आप सोच के बताएं। तो जब इस प्रोसेस में हम मतलब दिखने वाले से, और जब उनको सोचने के लिए कहते हैं या उनको इमेजिनेशन देते हैं, वो जो प्रोसेस है सर, वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है। फिर वो अपने करेक्ट। दिमाग में सोचेंगे कि हाँ मम्मी के बर्तन हैं, या पापा के मतलब बाइक की चाबी है, या कुछ भी और वो सोच पाते हैं, वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सर मैं दुष्यंत कुमार सर। हाँ, दुष्यंत कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक थी आपकी एग्जांपल दुष्यंत। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाने से बच्चों में इंटरेस्ट तो देखो बनता ही है, क्लैरिटी बहुत होती है। जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनको पढ़ाने के लिए कंक्रीट से शुरू करना पड़ता है। जैसे आपने जो बताया, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। आप शायद साइंस के हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देके और क्लैरिटी करता हूँ। देखिए, अगर हम ताजमहल, जैसे मैं एसएसटी से बिलोंग करता हूँ, सोशल साइंसेज से, हम हिस्ट्री में ताजमहल पढ़ाते हैं, कोई भी मॉन्यूमेंट पढ़ा रहे हैं,
तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हमारी क्लास के 50 बच्चों ने वो मॉन्यूमेंट देखे होंगे। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, पता नहीं कितने कितने मॉन्यूमेंट्स हैं। हम कहाँ हर जगह बच्चे घूमे होते हैं। सिर्फ ताजमहल की बात करता हूँ। और हम पढ़ा रहे हैं कि ऐसा गोल गुंबद होता है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, कलाकारी की हुई है। सर अरे वो सब एब्स्ट्रैक्ट है, अगर बच्चे ने देखा ही नहीं, सब एब्स्ट्रैक्ट है वो। तो अब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कैसे? अब हम क्या करें? अब हम ताजमहल तो नहीं ले जा सकते, हम कोई उसकी पिक्चर दिखाएं, हम पीपीटी दिखाएं, उसकी मूवी दिखा दें। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? सर दैट इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मैं अपनी एक रियल एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ हुआ था ये 6th क्लास में। इसको और क्लियर करने के लिए टॉपिक को, हमारा टीचर इंग्लिश के थे, उन्होंने कहा विजिट टू रेलवे स्टेशन लिख दो। सर विजिट टू रेलवे स्टेशन लिखकर छोटा सा पैरा हमें दिखाएं। और मैं रेलवे स्टेशन गया ही नहीं था कभी, 6ठी सर क्लास। और सर इतनी मुश्किल हुई कि मैं क्या लिखूं उसमें। अरे जब मैंने देखा ही नहीं है रेलवे स्टेशन कभी, मेरी इमेजिनेशन कैसे बनेगी? तो मैं नहीं लिख सर पाया। फिर राइट टीचर ने, जब उसको कुछ बच्चों ने लिख के दे दिया 10-15 मिनट में, वो टीचर ने डिस्कस करना शुरू किया। अब देखिए कितना बेस्ट प्रैक्टिसम होता है। अब सोचिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी रियल एग्जांपल, जो कि 80s की है। मैं 80s में छठी छठी में था, 84 में शायद, 85 में। तो तब सर हमारे किसी बच्चे ने लिखा और टीचर ने उसमें कुछ लाइनें ऐड कराई। वो लाइनें क्या थी, मेरे को 2 शब्द कभी नहीं भूलते। टीचर ने उसमें लिखवाया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है, ऐसा लिखवाया। और एक वर्ड आया क्लॉक रूम। मुझे 2 शब्द कभी नहीं भूले, क्योंकि मुझे इन शब्दों का मतलब ही नहीं समझ आया था। प्लेटफॉर्म मैंने तो आज तक ऐसे समझा था कुछ ऊंचा। तो मैं कितने घंटे तक इस चक्कर में फंसा रहा, जब तक घर में आके पेरेंट्स से नहीं पूछा कि प्लेटफॉर्म, ट्रेन ऊपर चलती है, हम कैसे चढ़ेंगे? जैसे हवाई जहाज की सीढ़ी लगती है, ऐसा सीढ़ी लगे चढ़ते हैं क्या हम उस पे? मैं ऐसे सोच के बैठ गया था। और दूसरा क्लॉक रूम। अब क्लॉक रूम है, समझा, घड़ी वाला रूम, कि एक कमरे में घड़ियां लगी होती होंगी। कितना एब्स्ट्रैक्टिज्म था उस उम्र में भी। जबकि क्लॉक रूम तो होता है, आपको पता होगा सबको, जहां सामान जमा होता है। सर ठीक है। सो सर ये इतना एब्स्ट्रैक्टिज्म होता है बच्चों में, कि अगर आप कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाओ तो ही बात बनती है। ये एक सिंपल अंग्रेजी की 6ठी क्लास का एग्जांपल है, जो कि हम इतनी प्रेसेस लिखते होते थे, पैराग्राफ लिखते होते थे। तो ऐसा अक्सर आपकी क्लासेस में भी पाया जाता होगा। सो मैगजीन्स आर वेरी गुड थिंग्स, दे सेड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर, विद द हेल्प, आजकल तो टेक्नोलॉजी अपार है। पीपीटी बना लो, मोबाइल पे ही दिखा दो। अगर नहीं भी आपके स्कूल में स्मार्ट रूम्स, तो आप मोबाइल पे उनको पिक्चर दिखा दो, कोई अखबार से पिक्चर ले जाओ, एंड सो मेनी थिंग्स। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। दिस इज वेरी सर सिंपल। शो एंड टेल भी कह सकते हैं इसको, शो एंड टेल। हाँ जी। सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेज कि जो डायरेक्ट चीजें हैं पहले आप उनको पढ़ाएं, फिर इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं। मतलब यहाँ पर सारे मैगजीन्स का फोकस यही है कि बच्चों को थोड़ा इजी से शुरू किया जाए और डिफिकल्ट की तरफ ले जाए। और पर्टिकुलर टू जनरल, अगला देखिए, पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर का मतलब होता है जब हम कोई बच्चों को स्पेसिफिक एग्जांपल्स देते हैं, स्पेसिफिक। और जनरल होता है जर्नलाइजेशन, जब कोई हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं कि जर्नलाइजेशन निकल कर आ गई। तो सीधा जर्नलाइज दे देना, जनरलाइज करवा देना या बता देना, वो बात नहीं बनती। पर्टिकुलर टू जनरल, इसकी बड़ी शानदार एग्जांपल मेरे पास है, आप चाहे नोट करें चाहे याद रखना हमेशा। हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, ये 6ठी या 7वीं 8वीं कक्षा की बात है, मुझे क्लास नहीं याद। वो जैसे हमें एरिया पढ़ाया उन्होंने। एरिया आप सबने पढ़ा है मैथमेटिक्स में। जब एरिया पहली बार क्लास में, किसी क्लास में आया, तो उन्होंने कहा देखिए, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है। तो ये तो हो गया जनरलाइजेशन। अगर मैं कहूं कि यही जनरलाइजेशन है, कि कंक्लूजन दे दी कि दिस इज द फॉर्मूला और इससे आप क्वेश्चन निकाल लो। और उन्होंने पर्टिकुलर टू जनरल चले, उन्होंने कहा ठीक है, किताब का एरिया निकालिए। कैसे? तो किताब रखी, स्केल से मेजर किया उसका लेंथ और ब्रेड्थ और इंटू कर दिया। फिर कहा जिस टेबल पे आपकी किताबें पड़ी उस टेबल का एरिया निकालिए। फिर एक दिन हमने बड़ा वाला टेप लाकर, मेजरिंग टेप लाकर कमरे का भी एरिया निकाला। यानी कि हमें इतनी एग्जांपल्स देकर, पर्टिकुलर एग्जांपल्स देकर कि एरिया है क्या, जितनी जगह कोई लेता है, ठीक है, वॉल्यूम है क्या, वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब जितना ऊपर टोटल टोटल आ जाता है। ऐसे ऐसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया,
तो टोटल सरफेस एरिया, इनकी ये जो कॉन्सेप्ट थे ना, ये हमें इतने बढ़िया से क्लियर कराए गए। और मैंने 90% जनता देखी है जिनको रट्टा लगा होता फॉर्मूले का, पूरा मीनिंग नहीं पूरा क्लियर होता कि ये कितने तरह के सरफेस एरियाज है और क्यों डिफरेंस क्या है इनमें, क्योंकि पर्टिकुलर टू जनरली चलते हैं। जनरलाइजेशन पहले दे देते हैं, पकड़ो फॉर्मूले, क्रैम करो और इस तरह से आंसर्स निकालो। पर्टिकुलर टू जनरल चलना चाहिए। नेक्स्ट इज एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस कहता है कि एनालाइज करना, और सिंथेसिस कहता है कि सिंथेसाइज यानी कि असिमिलेट करना, इकट्ठा करना नॉलेज को। तो इकट्ठा बाद में, पहले एनालिसिस, ठीक है ना, बिल्कुल पहले अलग 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 चीजों को एनालाइज करके बाद में सिंथेसाइज करा दिया, कंक्लूजन ड्रॉ हो गई, बड़ा सिंपल हो गया। अब आ गया एम्पिरिकल टू रैशनल। एम्पिरिकल टू रैशनल भी बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है, मैक्सिम है। एम्पिरिकल होता है फर्स्ट हैंड नॉलेज पे बेस्ड, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी वो रेलवे स्टेशन वाली, तो अगर मैं गया होता तो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती मेरे पास। फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब जो हमने खुद देखा हो, और रैशनलाइजेशन, हम उसको रैशनलाइज कर पाते हैं। एम्पिरिकल से चलो फिर रैशनलाइजेशन तक पहुंचो। नेक्स्ट इज होल टू पार्ट। ये भी अच्छा मैक्सिम है, ये कहता है कि एज अ होल चीज को पहले दिखाना चाहिए फिर पार्ट्स में जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल, हमें 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 साइंस में पार्ट्स ऑफ प्लांट आता है, ठीक, हर क्लास में, मतलब हर एक बच्चे ने कभी ना कभी पढ़ा होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें फ्रूट, स्टेम, लीफ छोटी कक्षा में आता है, तीसरी चौथी में। तो पहले पूरा प्लांट एज अ होल दिखाओ, ठीक है, छोटे बच्चे को पूरा बुक में या डायग्राम समझाओ बोर्ड पे। उसके बाद उसके पार्ट्स में जाओ, धीरे 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 करके, रूट्स, ये स्टेम में, दैट इज होल टू पार्ट। तो कॉन्सेप्ट भूलता नहीं है। देन इनडेफिनेट टू डेफिनेट, बड़ा सिंपल है। डेफिनेट चीजें बाद में, शुरू करो इनडेफिनेट से, ताकि वो उसको सिमुलेट करना सीख सके। तो दीज आर द मैक्सिम्स। अब हमारा शायद ये लेवल्स ऑफ टीचिंग आखिरी है, ध्यान से सुनेंगे इसको। लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग 3 लेवल्स पे ऑपरेट करती है। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मेमोरी लेवल, देखिए टीचिंग का लेवल है ये, मतलब ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो किस लेवल पे ऑपरेट करता है अपने टीचिंग को, यानी कि कैसे टीचिंग कराता है, सिंपल भाषा में करें। मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल से सबसे पहले तो आपको मेमोराइज कराना होता है चीजों को, अंडरस्टैंडिंग बाद में आती है। मैं इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल का बच्चे की एग्जांपल लीजिए, वो स्कूल जाता है, प्ले स्कूल, उसकी टीचर इतनी राइम्स रटवाती है, कितनी राइम्स मतलब पोइम्स, उसने इंग्लिश की, हिंदी की पोइम्स रटी होती हैं, इतनी अच्छी सुनाते हैं बच्चे। वो सिर्फ मेमोरी लेवल होता है, आप भी समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनको कुछ भी नहीं होती उसकी। वरना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ना कभी अर्ली टू बेड गए ना कभी अर्ली टू राइज हुए, पर बोलते दिन में 10 बार है इस पोइम को। ये एग्जांपल आपके सामने, मेमोरी लेवल होता है वो। सो मेमोरी लेवल में हम बच्चों को सिर्फ पहले मेमोराइज कराते हैं वो चीजें, फिर धीरे 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 उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेकर जाते हैं, उसका मतलब समझाते हैं। एकदम नहीं होता ये, शायद हो सकता है आप, इसके एक और एग्जांपल आ गए दिमाग में। हमने पहली कक्षा में टेबल्स पढ़े, हाँ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, रट्टे मारे था हमने। अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे हुई, दूसरी तीसरी कक्षा में जाके अच्छा मल्टीप्लाई सम्स, ओके, 8 into 7 और 7 into 8 एक ही बात है, 8 को 7 बार प्लस कर दो, 8 into 7 हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग शुरू होगी कि टेबल बना कैसे है और लॉजिक क्या है इसका। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर बहुत कम टीचर्स पहुंचते हैं, बहुत कम। यानी कि रिफ्लेक्ट अपॉन, जब बच्चा उस चीज को रिफ्लेक्ट अपॉन करना शुरू कर दे, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करना शुरू कर दे। जैसे टेबल्स रट्टा मारे, फिर आगे आगे जिंदगी में आज तक भी टेबल्स ही काम आ रहे हैं। हाँ, जाए मार्केट में, ये लेना है जी, साबुन लेना है, एक साबुन 20 रुपए का, 8 दे दो जी, 160 लगा के दे देते हैं। दिमाग चल पड़ता है, 20 into 8 टेबल ही तो हुआ, हर रोज यूज कर रहे हैं हम टेबल्स को। तो रिफ्लेक्टिव लेवल, टीचर की भी ड्यूटी है कि उसको रिफ्लेक्टिव, उसके रिफ्लेक्शन, टीचर शुड बी अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वी कैन से, तब वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे उसको ऑपरेट करवाए। ऐसा करने से बच्चों को कभी लगेगा ही नहीं कि कोई भी टीचिंग या कोई भी लर्निंग यूजलेस है। उनको हमेशा लगेगा ये तो हमारी जिंदगी में काम ही आएगी, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे ले जाएं,
उसको उसका यूजेज बताएं, हाउ टू यूज इन डेली लाइफ और इन प्रैक्टिकल लाइफ. सो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर. सो अभी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग टीचिंग. पूरा एक यूनिट हमारा इससे खत्म हुआ. एनी डाउट और एनी डिस्कशन यू वांट? सर मैं एक डाउट है सर मेरा. बताइए. सर मैं ना हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ सर फ्रॉम माय चाइल्डहुड. और अभी जब मैंने जो ऑप्शन अडॉप्ट किया था वो भी हिंदी मीडियम में किया था. अच्छा. तो अब जो सर जो मुझे बुक्स मिलेंगी या मुझे असाइनमेंट बनाने और जो मुझे एग्जाम लिखना है वो सर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा या हिंदी में लिखना पड़ेगा? सॉरी, आपकी ना आवाज थोड़ी सी कट गई थी. आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया इग्नू में? जी जी सर, जी सर. हाँ, तो फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. नहीं सर, जैसे अभी आप पीपीटी बनाया है आपने तो इंग्लिश में ही बनाया है, तो जो मुझे बुक्स मिलेंगी वो इंग्लिश में ही मिलेंगी सर? आपने अगर उसमें हिंदी मीडियम ऑप्ट किया था ऑनलाइन भरते समय तो हिंदी मीडियम की आएंगी. राइट सर, राइट सर. मैंने हिंदी मीडियम ही ऑप्ट किया था सर. हाँ हाँ हाँ. आपने फिर ऑनलाइन मटेरियल लेने को ऑप्ट नहीं किया. सॉफ्ट आपने हार्ड कॉपी लेने का ऑप्शन भरा होगा ना भरते समय. तो आ जाएंगे. अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो रहा है. आपको आ जाएंगी, हिंदी की आएंगी. और ऑनलाइन तो पड़ी ही है हिंदी की सारी बुक्स, राइट सर, राइट सर. है ना. ई ज्ञान कोश हमने देखी है, सारी पढ़ी है. बोथ मीडियम्स आर अवेलेबल. यू जब तक नहीं आती वहां से देखकर आप अपना पढ़ना शुरू करें. राइट सर, राइट सर. थैंक यू सर. सो एनी अदर, अगर आपको आज की प्रेजेंटेशन में कोई भी डाउट किसी तरह का भी है, कोई डिस्कशन चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है. समाप्त करें. ठीक है सर.